जी स्टूडेंट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन ऐसे आता होता है, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आप स्टार्ट में कर सकते हैं, उसके बाद जो है इस टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले सब हेडिंग सिंपल पेंडुलम की कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। फर्स्ट 3 लाइंस में डेफिनेशन है सिंपल पेंडुलम की। एक स्मॉल बॉब होता है, हैवी बॉडी होती है, स्फेरिकल फॉर्म में स्ट्रिंग के साथ अटैच हुई होती है, और उसका दूसरा एंड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ज्वाइन किया होता है, और जिसको मूव करते हैं तो 2 पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। रिपीट करते हैं, एम मैस का एक स्मॉल बॉब है जिसका एक एंड जो है स्ट्रिंग का एक एंड जो होता है बॉब के साथ लगा होता है, और दूसरा एंड जो होता है किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ज्वाइन हुआ होता है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम हासिल होता है इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, और इसको जब डिस्टर्ब करते हैं तो ये 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन जो है इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज में पोजीशन ओ तक जो है ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, और जिसमें हमने ये डायग्राम भी बनानी है जो राइट साइड में है 10.3 डायग्राम। पेंडुलम ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करता हुआ शो करना है। इसके शुरू सेंटर वाली पोजीशन जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, और ए और बी जो होती हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती हैं। शुरू में पेंडुलम जो है वो ओ पे मौजूद है और वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट पे मौजूद है। इस वक्त ऊपर वाली टेंशन की फोर्स और उसका वेट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई नेट फोर्स नहीं लग रही और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मौजूद है। जब इसको ओ से ए की तरफ मूव करते हैं तो ए पे पहुंचने के बाद ग्रेविटी की फोर्स जो है वेट की वजह से उसके ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देता है ओ की तरफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए पॉइंट पे इसमें एम जी जो है उसका वेट है डब्ल्यू, और इसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट शो किए गए हैं। एक एम जी कॉस थीटा है जो कि स्ट्रिंग के अलोंग है, एम जी कॉस थीटा। टेंशन अगर ऊपर है तो एम जी कॉस थीटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और सेकंड उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो एम जी साइन थीटा है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, डब्ल्यू साइन थीटा भी कह सकते हैं। ये एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स पोजीशन ओ, ओ की तरफ। तो हमने ये बताना है कि जब बॉब ओ पे था तो उस पे नेट फोर्स 0 के बराबर थी, टेंशन और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब हम बॉब ओ को डिस्प्लेस करते हैं पोजीशन ए की तरफ, तो यहाँ पे जो है अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, क्योंकि टेंशन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रही होती है वो एम जी साइन थीटा होती है, जो कि टूवर्ड्स ओ पोजीशन की तरफ लग रही होती है। यही बेसिकली इस बॉब को रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉब ए से ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जब ए पे होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। जब मूव करता है ए से ओ की तरफ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ओ पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होता है। यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स दोबारा 0 के बराबर होती है, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये बॉब यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ। लेकिन वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम थी, और इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन जारी रखता है और मूव करता रहता है टूवर्ड्स बी पॉइंट। और जब ये ओ से बी की तरफ जा रहा होता है तो इस दौरान में दोबारा से इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है जो कि एम जी साइन थीटा है, और इसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो ओ से बी की तरफ जब बॉब जा रहा है तो एक फोर्स उस पर लग रही है बी से ओ की तरफ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और आखिरकार बी पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। एक लम्हे के लिए रुकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रही है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है और टूवर्ड्स पॉइंट ओ है, जिसकी वजह से वो एक लम्हे के बाद दोबारा ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये अपने अल्फाज में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है एक्सेलरेशन की। इट इज क्लियर से लेके एस एच एम तक ये एक्सेलरेशन की हेडिंग डालनी है।
डायग्राम सामने रखते हैं और एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब बॉब जो है यहाँ पे ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। बेसिकली हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का यहाँ पे जिक्र करेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है जब ये बॉब ए और बी के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। तो जब हम ए पे इसको डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जब वो ओ की तरफ जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम जानते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है। जब बॉब ओ से बी की तरफ मूव कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही होती है रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और हमने 9th क्लास में रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी जब रिड्यूस होती है तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि बी से ओ की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से बी की तरफ जा रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ए से बी के दरमियान जब भी वाइब्रेट करेगा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तो यही बात जो है ये हमने एक्सप्लेन करनी थी एक्सेलरेशन की हेडिंग में। नीचे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है, ये हमने इस टॉपिक में करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो डेफिनेशंस हैं, एक 196 पेज पे है और एक यहाँ पे मौजूद है। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि एक्सेलरेशन की जगह पे नेट फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and it's always directed towards the mean position। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स की इस वक्त बात कर रहा है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है और ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हम करेंगे ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऐसी सूरत में नेट फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी। और नेट फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि मूव कर रही है टूवर्ड्स ओ, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ओ की तरफ है। तो डेफिनेशन में यही बात बताई है कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो चाहे ये डेफिनेशन कर लें या 196 में पेज में जो डेफिनेशन मौजूद है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पास एसएचएम के। 4 फीचर्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स नज़र आएंगे आपको, लेकिन इनमें से 3 फीचर्स जो हैं ये आपको डेफिनेशन के अंदर ही मिल जाएंगे जो 196 पेज पे मौजूद है। उसमें शुरू में लिखा हुआ है इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन है। तो पहला पॉइंट भी हमारा यही है, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन, यानी कि 2 पॉइंट्स के दरमियान वो वाइब्रेट करता रहता है। और डेफिनेशन में मौजूद है एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही है, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और डेफिनेशन में लिखा हुआ है ये एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। यहाँ पे वैसे आपके इम्पोर्टेंट फीचर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी फर्दर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, जिसमें हमने बताना है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है मीन पोजीशन में और एक्सट्रीम में मैक्सिमम होता है। थर्ड पॉइंट वेलोसिटी के बारे में है। जब हमने सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था तो हमने बताया था ए और बी पे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है एक लम्हे के लिए रुक जाता है, यानी कि पेंडुलम और ए से ओ की तरफ जा रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और ओ पे मैक्सिमम होती है। ओ जो है हमारे पास मीन पोजीशन है, ए और बी जो है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पे हमारे पास क्या वेलोसिटी है, ज़ीरो, क्योंकि एक लम्हे के लिए रुक रहा है। और ओ पे जो है वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, इसलिए ओ पे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारा लास्ट पॉइंट भी यही है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं वाइब्रेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड की, ये सेपरेट भी आ जाती हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं। एक वाइब्रेशन क्या होता है पेंडुलम के लिहाज से, एक वाइब्रेशन क्या है? आप देख रहे हैं ये पेंडुलम ए से बी तक ये भी वाइब्रेट करता है और फिर बी से वापस ए तक आता है। इसको हम कहते हैं कि इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। इसको हम कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। यानी कि मेन पोजीशन के गिर्द पूरा एक ट्रिप पूरा कर लेता है, ए से बी में गया और बी से वापस ए में आया, तो इसका मतलब है इसने एक वाइब्रेशन पूरी की। सेकंड हेडिंग है हमारे पास टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में देखें, ये बॉब जब ए से बी की तरफ मूव करेगा और फिर वापस बी से ए की तरफ आएगा, तो जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाएगा। और टाइम पीरियड के साथ हमने फार्मूला भी लिखना है। 10.4 फार्मूला आपको नजर आ रहा है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला जो है ये टाइम पीरियड के साथ हमने लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में जितना पेंडुलम वाइब्रेशन कर रहा होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जितनी वाइब्रेशन करेगा एक सेकंड में एक पेंडुलम, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ एफ इज इक्वल टू 1/T। तो इसके साथ हमने ये फार्मूला लिखना है, एफ इज इक्वल टू 1/T। एज शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन की तादाद एक सेकंड में जितनी होती है पेंडुलम की, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। अगर डायग्राम में देखें तो O से A तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, चाहे O से A तक ले लें या O से B तक ले लें, दोनों साइडों में ये डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, इसी को ही बेसिकली एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड में डेफिनेशन के साथ आपने डायग्राम बनानी है और डायग्राम में आपने बताना है कि O से A जो है वो एम्पलीट्यूड है या O से B जो है वो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड में लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि O से A तक फासला ले लें या O से B तक फासला ले लें, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये एम्पलीट्यूड ही कहलाते हैं। तो सिंपल पेंडुलम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है वेव मोशन। डैम्प ऑसिलेशन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, वेव मोशन शामिल है। सिर्फ वेव्स आ जाएं या वेव मोशन आ जाए, दोनों सूरतों में हमने एक ही डेफिनेशन लिखनी है। वो हमने ये बताना है कि वेव्स जो होती हैं बेसिकली मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस होती हैं, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स को मजबूर कर देती हैं वाइब्रेटरी मोशन करने के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेव्स क्या है? किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस। जैसा कि ये हमारे पास वाटर है, वाटर वेव्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें वाटर के मीडियम जो होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं पार्टिकल्स उसके, तो डिस्टरबेंस पैदा होती है, इसी को ही वेव्स कहते हैं। तो ये वेव्स इज ए डिस्टरबेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो मजबूर कर देते हैं मीडियम के पार्टिकल्स को to undergo vibrating motion about their mean position in equal interval of time। बराबर वक्त में बराबर फासला तय करते रहते हैं ये पार्टिकल्स। उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स बतानी है। यहाँ पे हम टाइप्स की हेडिंग डालेंगे, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल्स में उसने लिखा हुआ है, वाटर वेव्स पानी होगा तो पानी की वेव्स पैदा होंगी, साउंड वेव्स हवा होगी तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो सकती है। इसी तरह स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग होगा या स्प्रिंग होगा तो उसके ज़रिए से जो वेव्स पैदा होंगी तो वो मीडियम के अंदर ही पैदा हो रही हैं, ये मैकेनिकल वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है,
वो हमारे पास कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि लाइट है, सन से हम तक पहुंच रही है, रास्ते में स्पेस है तो उसमें से भी ट्रैवल करती है, हवा में से भी, अगर पानी हो तो पानी के अंदर भी ट्रैवल कर जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट होने के लिए, ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में इम्पोर्टेंस, वेव्स की इम्पोर्टेंस जो है, ये फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये वेव्स की इम्पोर्टेंस है, जिसमें हमने बताना है कि वेव्स की हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अहमियत है, जिसमें 2 अहम बातें हैं कि ये वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं, और नंबर 2 इंफॉर्मेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनर्जी और इंफॉर्मेशन, ये 2 चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं, इसलिए इनकी बड़ी अहमियत है। और एक्सपेरिमेंटली हम इन वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 हमने करने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास वाटर टब के बारे में है। पानी से भरा हुआ टब है, हमने एक पेंसिल ली है, एक एंड में पेंसिल को ऊपर नीचे डिप करते हैं तो हम देखते हैं वेव्स पेंसिल से मूव करके बाहर की तरफ जाती हैं। अगर हम वाटर के ऊपर एक कॉक का पीस, लकड़ी का पीस रख दें तो वो हम देखेंगे कि अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं और मूव करके आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो बेसिकली वेव्स जो हैं वो मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो रही है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस नजर आएगा, ये नीचे लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इज जीरो का मतलब यहाँ पे है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो इसको आप प्रॉपर लिख लें, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक इन द डायरेक्शन ऑफ वेव इज जीरो। तो कॉक के आगे जो है वो एरो लगा के ऊपर की तरफ आप लिख दें इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वरना ये ऊपर और नीचे तो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन वेव की डायरेक्शन में वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉक, यहाँ पे आप लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव इज जीरो। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल यानी कि एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट ली, उसके साथ स्ट्रिंग ज्वाइन किया, स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हमारे हाथ में मौजूद है, इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद ऊपर नीचे वाइब्रेट किया तो हम देखेंगे कि हमारे हाथ से होती हुई वेव्स दीवार की तरफ जाएंगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ जाएंगी। अगर हम इन वेव्स के ऊपर छोटा सा एक डॉट पेन की मदद से लगा दें, पी से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, और दोबारा से अपने हैंड को ऊपर नीचे वाइब्रेट करें तो हम देखेंगे कि ये डॉट अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, वेव के साथ आगे नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं और वेव की डायरेक्शन में मूव करके नहीं जा रहे हैं। तो वेव्स बेसिकली डिस्टरबेंस है जो कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स को मजबूर कर देती है अपनी जगह पे वाइब्रेटरी मोशन करने पे। तो ये एक्सपेरिमेंट पे जाके जो है ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।